हे गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सी किशन कुमार एंड आई वेलकम यू टू द जीएसटी अमेंडमेंट लेक्चर फॉर नवंबर 2022। बट इसके पहले हम अमेंडमेंट स्टार्ट करें, आई ऑल्सो वांट टू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 75th इंडिपेंडेंस डे है। और अगर मैं थोड़ा सा याद करूं तो स्कूल के टाइम पे ना जो इंडिपेंडेंस डे का सिग्निफिकेंस था वो बहुत हद तक स्कूल में मिलने वाले उस लड्डू या जलेबी तक सीमित था। बट जैसे जैसे आप दुनिया के बारे में समझते हो तो हिस्ट्री देखते हैं तो पता चलता है कि इंडिया 75th ईयर में इस मुकाम पर है। ये एक अचीवमेंट है क्योंकि कई लोगों ने प्रिडिक्ट किया था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कि इंडिया इतने साल चल ही नहीं पाएगा। जैसे सोवियत संघ यूएसएसआर स्प्लिट हो गया था वैसे इंडिया भी होगा, ऐसा लोगों का मानना था, स्पेशली जो फॉरेनर्स थे। वी हैव प्रूव देम रॉन्ग। काफी अच्छे तरीके से हम आगे बढ़े हैं। हाँ, कई कमियां हैं, बट जैसा कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, हमारा भी देश परफेक्ट नहीं है। बहुत सारी सुधार की जरूरत है, बट बिकॉज फ्यूचर आप है, एक तरह से मैं भी हूं, तो मिलकर हम लोग ईमानदारी से पढ़ाई करें। जो भी काम है, नॉट नेसेसरी सीए, जिस भी फील्ड में आप हो। अब आप चूंकि सीए स्टूडेंट है तो आपके लिए सीए है, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनकी फील्ड। हर कोई ईमानदारी से अपना काम करेगा। देश होपफुली जब 100th यानी जब 2047 का हम लोग बनाएंगे, भगवान की कृपा से हम दोनों उस समय जीवित रहेंगे, भगवान करे। होपफुली तब तक हम लोग एक बढ़िया डेवलप्ड नेशन, एंड माइंड यू, डेवलप्ड नेशन वो नहीं होता है जहां पे पैसे बहुत होते हैं। डेवलप्ड नेशन वो होता है जहां पे सबको एक रिस्पेक्टेबल लाइफ का अधिकार होता है, जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होती है, जहां पे एक जनरल वेलबींग, जहां पे एजुकेशन अच्छा होता है, हेल्थ अच्छा होता है। होप वो भी समय जल्दी आए। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अमेंडमेंट से। अब सुनिए, हर बार अमेंडमेंट आती है, इस बार भी है, बट काफी सिंपल है, बहुत नहीं है। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस 26 है, बट मैंने भी अपना बनाया है और ये नंबर ऑफ पेजेस केवल 7 है। तो सिंपल अमेंडमेंट्स है। मैं कराऊंगा अपने नोट से, साथ ही साथ आपको आईसीआई का भी चेक करवा दूंगा टू एंश्योर कि एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। ऑल्सो ये जो नोट्स है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। कई सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स हम लोग कंटेंट वहां पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फ्री कंटेंट है, जैसे 40 नोट्स आप देख सकते हैं जीएसटी का, ऐसे ही आपका ईआईएस का, एसएम का, ये सारे नोट्स भी आप हमारी ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारी एप्लीकेशन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड करके फ्री में जीएसटी का क्वेश्चन बैंक, जिसमें सारे आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर और स्टडी मैट कवर्ड है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। जीएसटी का और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक। टेलीग्राम पे हम लोगों ने इनकम टैक्स एंड ईआईएस का क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है चैप्टर वाइज, वो भी आप जाकर वहां से ले सकते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक आपको फ्रीली डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जा रहा है। साथ ही साथ हमारी ऐप पे ये जो 40 नोट्स है, इस नोट्स को भी आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। वो डाउनलोड नहीं होगा, डाउनलोड होने के लिए आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। तो दुनिया भर का फ्री कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बोथ डाउनलोडेबल एज वेल एज ऑनलाइन एक्सेस, जिसको फ्री में अवेल कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, वेरी गुड, इतना कंटेंट आपके एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं कॉन्सेप्ट में ही दिक्कत है थोड़ा सा, देन आप अभी फास्ट ट्रैक हमारा ले सकते हैं, जो कि काफी रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है एट द रेट ऑफ 2500 ओनली फॉर कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स ऑफ मोर देन 110 आवर्स इन केस ऑफ टैक्सेशन एंड अराउंड 100 आवर्स इन केस ऑफ ईआईएसएम, जहां पे मॉक टेस्ट भी बाबू में इवैल्यूएट करता हूं। साथ ही साथ जो इनकम टैक्स एंड जीएसटी का एंड ईआईएसएम का रिवीजन लेक्चर भी आने वाला है। 1 सितंबर से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम नाम दे रहे हैं टैक्स एक्सप्रेस का। बढ़िया एकदम रिवीजन, वो नहीं कि मैराथन की तरह एकदम तेजी में, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होगा, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। ऑब्वियसली फास्ट ट्रैक 110 घंटे का होता है, ये उससे मे बी 30 आवर्स का होगा, बट इसमें भी आपका रिवीजन तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा विथ नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक। तो अगर ये सारे अनाउंसमेंट आपको अच्छे लगे हैं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऑब्वियसली अगर आप
ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। नवंबर 22 के लिए इसमें और भी कई सारी चीजें आने वाली है। स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट की बातें। बाबू, नवंबर एग्जाम के लिए आपको जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह है जो 30 अप्रैल तक है वो आपको करने हैं। मैंने इंस्टीट्यूट के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो सारे कवर कर लिए हैं, तो आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है। सप्लाई चैप्टर में एक अमेंडमेंट है, मस्त सिंपल है बट बढ़िया है, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, आपको याद होगा कि सेक्शन 7 में एक शेड्यूल 2 होता है। शेड्यूल 2 बोलता है कि भैया हम सप्लाई के नेचर को बताएंगे कि भैया सप्लाई आप गुड्स हो या सर्विस हो। इसी क्रम में शेड्यूल 2 के अंदर एक एंट्री थी जिसमें यह बोला जाता था कि अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड, सुनते जाइएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और वो अपने मेंबर्स को कोई गुड्स दे रहा है तो इसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। ये बात आपको पहले से पता है, ये पुराना लॉ है। अब सुनिए मजे की बात क्या है। शेड्यूल 2 आपको क्लासिफिकेशन करता है सप्लाई का गुड्स और सर्विस के बीच में। बट पॉइंट इज कि अगर मानिए किसी को आर्ग्यूमेंट करना है और वो ये साबित कर दे कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई है ही नहीं, तो क्या शेड्यूल 2 का कोई रोल है? आंसर इज नो। भाई, शेड्यूल 2 जो क्लासिफिकेशन करेगा वो तो सप्लाई का करेगा। अगर किसी तरीके से मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई है ही नहीं, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ। एक डॉक्ट्रिन है जो बहुत ही वाइडली फेमस है, डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी। ये क्या बोलता है? ये बोलता है, सपोज मैं किशन कुमार हूं, मैंने अपने एक हाथ में से अपना मोबाइल दूसरे को दिया, क्या जीएसटी लगेगा? नहीं, क्योंकि मैं तो सेम पर्सन हूं। दूसरा, अगर मानिए आपने सुना होगा गंगाधर ही शक्तिमान है, सुना है? गंगाधर ही शक्तिमान है। अब अगर गंगाधर और शक्तिमान के बीच में ट्रांजैक्शन हो, आयरन मैन और टोनी स्टार्क के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं सर, वो तो हम सप्लाई मानेंगे नहीं, क्योंकि म्यूचुअलिटी का मतलब होता है, देखो, डॉक्ट्रिन मतलब होता है बिलीफ, जिसको लॉ भी मानता है बहुत हद तक। म्यूचुअलिटी मतलब होता है कि अगर एक ही दो पर्सन है जिनको हम एक ही मान रहे हैं तो उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता है। अब इस डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी के अंदर ऐसा माना गया कि जो अनइनकॉर्पोरेटेड बीवाई है, ये इनकॉर्पोरेटेड तो है नहीं, और ये जो मेंबर्स हैं ये दो अलग अलग हैं ही नहीं, ये एक ही हैं, इनकी लीगल आइडेंटिटी अलग अलग है ही नहीं। और ये बात कैलकाटा के एक क्लब वाले केस में सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि बाबू यहां पर हम इसको दो अलग अलग पर्सन मानेंगे नहीं, हम मानेंगे सिंगल पर्सन। इस कारण से ये सप्लाई ही नहीं है। सोचिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कैलकाटा क्लब वाले केस में कि भैया अगर एक क्लब वगैरह है, उसके मेंबर्स हैं, उनके बीच का जो ट्रांजैक्शन है इसको हम सप्लाई मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो हम ये मान रहे हैं कि दोनों एक ही है। अभी प्रॉब्लम आ गई, बट गवर्नमेंट वाज वेरी क्लियर कि हम तो ये टैक्स लेके रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको यहां से काट दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये वाला इंपैक्ट वैसे ही खत्म हो गया, और एक अलग से क्लॉज ऐड किया और वहां पे सिंपली लिख दिया कि इस टाइप के ट्रांजैक्शन पे डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी नहीं लगेगा। हम ये मान के चलेंगे दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, और उस पर जीएसटी लगा देंगे। इफेक्टिवली स्पीकिंग एज सच कोई बदलाव नहीं आया है।
बट लॉजिक बदल गया है। पहले भी इसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानते थे, अभी भी हम इसको मानेंगे, बट रीजन बदल गया। पहले शेड्यूल 2 के कारण मानते थे, अब शेड्यूल 2 से ये डिलीट हो गया, और जो 7(1) ये नया क्लॉज है, इसको ऐड किया गया। ये क्या बोलता है? कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, ये अमेंडमेंट है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, ये कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस दे रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, किसके साथ? अपने मेंबर्स के साथ, या एक और वर्ड यूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या वाइस वर्सा, तो इसको सप्लाई हम मानेंगे। और जो दो है ना, इनको हम ट्रीट करेंगे सेपरेट पर्सन, ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन्स। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी है वो यहां पे नहीं लगेगा। ये एक्ट में, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है, पूरी इंडिया पे लगता है। इसको हटाने का एक ही तरीका है कि भैया सरकार लॉ में ही अमेंडमेंट कर दे, वही अमेंडमेंट हुआ है। क्या एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा चेंज है? आंसर इज नो। एग्जाम में पहले भी वही होता था। द ओनली थिंग इज लॉजिक पूरा बदल गया। पहले शेड्यूल 2 के बाद ये बातें होती थी, अब उसके पहले सप्लाई को ही डिटरमाइन करने पे हमने बोल दिया कि भैया ये सप्लाई है। देखिए, एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शन बिटवीन अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल, बेसिकली एओपी, बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई क्लब एक्सेट्रा, एंड इट्स मेंबर या कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर कंसिडरेशन इंक्लूडिंग द स्कोप ऑफ सप्लाई। तो पहले सरकार ने इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना था, बाकी लोगों ने क्या बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सप्लाई में ही कवर नहीं होगा, क्योंकि यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी लग रहा था। वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट मान गया कि हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, सप्लाई नहीं मानेंगे। सरकार ने सब कुछ कर दिया चेंज। देखिए, एज पर शेड्यूल 2 जो पुराना लॉ है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन or body of individual to a member for cash, deferred payment or any other consideration was treated as supply of goods. This has been omitted. कब से? जब से जीएसटी आया है 1 जुलाई 2017 से, और एक न्यू क्लॉज फिर इंसर्ट किया गया, वो भी 1 जुलाई 17 से। और ये जुलाई क्या बोलता है? ये क्लॉज बोलता है कि इस ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई मान लेंगे। अब गुड्स के नेचर का तो गुड्स होगा, सर्विस का नेचर तो सर्विस होगा। क्या बोल रहा है? नया वाला अमेंडमेंट है ये। द एक्टिविटीज ऑफ द ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू द मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट, बेसिक कंसिडरेशन, इसको हम सप्लाई मानेंगे। तो इसको हमने क्या बोला? सप्लाई मानेंगे। इंक्लूड द फॉलोइंग विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई। आगे देखिए, फर्दर फॉर द पर्पस दिस क्लॉज द पर्सन एंड द मेंबर्स, बेसिकली जो एओपी है, बीओआई है, शैल बी डीम्ड टू बी 2 सेपरेट पर्सन्स एंड द सप्लाई ऑफ एक्टिविटीज अमंग देमसेल्व्स, इंटर से मतलब अमंग देमसेल्व्स, शैल बी डीम्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी कि हम दोनों एक ही हैं, वो यहां पे नहीं लगेगा। और एक क्लैरिफिकेशन भी डाल दिया गया कि भैया ये जो ऊपर बातें बोली गई हैं, ये किसी भी जजमेंट को ओवरराइड कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट वाला। अ क्लैरिफिकेशन इज ऑल्सो इंसर्टेड विच प्रोवाइड्स फॉर नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज। आई होप आपने लॉ पढ़ा है, वहां पे ये दिया हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग रिटन एनीवेयर दैट इट शैल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर anything contained in any other law for the timing in force or any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority. तो ये एक्सप्लेनेशन में क्या बोला हुआ है? इट प्रिवेंट्स द यूज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी बोलता था, क्या बोलता था? कि भैया दोनों एक ही हैं, इसको उन्होंने प्रिवेंट कर दिया ताकि आपका जीएसटी बचेगा नहीं। और ये सारा कहानी क्यों हो रहा है? द अबव अमेंडमेंट एक तरह से
It overruled the judgment of the Honorable Supreme Court in the state of West Bengal versus Calcutta Club Limited, where it was held, ऐसा held किया गया था, that transaction between a club and the members cannot be taxed. Owing to the doctrine of mutuality, a person cannot make a profit from himself. तो शक्तिमान और गंगाधर एक दूसरे से प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं, किशन कुमार से प्रॉफिट नहीं ले सकता है. तो उसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी क्या बोला था कि क्लब और मेंबर ये बाबू एक ही हैं. इसको इन्होंने सरकार ने हटा दिया और ये नया वाला प्रोविजन डाल दिया. एंड ऑफ द कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में आप बस याद रखिएगा, कि पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, ईओपी, बीवाई, क्लब एटसेट्रा अपने मेंबर्स को गुड सर्विस देगा, उसे हम सप्लाई मान लेंगे 71AA में, और इन दोनों को सेपरेट पर्सन माना जाएगा. डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी नहीं लगेगा. दैट्स इट. पहला अमेंडमेंट आपका बाबू हो गया, सिंपल सा था. अगला है चार्ज अंडर जीएसटी. अब सेक्शन 7 में हो गया, सेक्शन 8 में कुछ नहीं है, 9 में कुछ नहीं है. 9 में छोटा सा है, बाद में करेंगे. 10 पहले करते हैं. देखिए, आपको पता है कि कॉम्पोजिशन स्कीम कुछ लोगों को अलाउड नहीं है, जैसे मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला, टोबैको, एडिबल आइस एंड आइसक्रीम. जो उसका लॉजिक है ना, वो हमने क्या बताया था कि ये सब वो इंडस्ट्रीज है जहां पे कच्चे में काम होता है. किसमें काम होता है? कच्चे में, मतलब कैश में, मतलब ब्लैक मनी बहुत इन्वॉल्व होता है. तो गवर्नमेंट इनको रिलैक्सेशन असिस्ट नहीं देता है. इसी क्रम में जो आपका टोबैको प्रोडक्ट्स, एरेटेड वाटर, पान मसाला या आइसक्रीम वगैरह, उसमें एक ऐड किया गया. पता है क्या ऐड कर दिया गया? एक नया, बेसिकली जो आप ब्रिक्स वगैरह देखते हो, घर बनाने में कई सारे सामान की जरूरत होती है, जैसे ब्रिक्स, ईटा भी कई वैरायटी का होता है बाबू. वो सारे वैरायटी को बाबू कवर कर लिया गया. रीजन बीइंग, इवन अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा, जो लोग ईटा का काम करते हैं ना, बड़े बड़े भट्टी होता है, भट्टी. अगर आपने पंचायत सीरीज देखा है, जो पंचायत 2 आया था, उसमें भी ये वाला दिखाया गया है कि मिट्टी खरीदा जाता है, ईटा बनता है और ईटा बेचा जाता है, सब काम कैश में हो जाता है. तो गवर्नमेंट ने इनको कोई भी रिलैक्सेशन देने से मना कर दिया और इफेक्टिवली क्या किया, बस ऐड कर दिया इन 4 आइटम्स को. देखिए, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक. माय गॉड, क्या है ये? फ्लाई ऐश का मतलब होता है राख. जो कोयले का राख होता है ना, कोयले का राख, उससे करके ब्रिक्स बनता है. देखिए, ये ब्रिक्स है जो आप जानते हो, बट ब्रिक्स और भी कई चीजों से बनता है बाबू. सीमेंटेड ब्रिक्स वगैरह होता है, राख से भी बनता है. ब्रिक्स तो कागज से भी बन जाता है. तो ये जो सीमेंटेड टाइप है, दिख रहा है, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, तो जो राख वगैरह होता है उससे बनता है. तो राख वाला ब्रिक या ब्लॉक, बिल्डिंग ब्रिक्स नॉर्मल वाला, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, अगेन जो धरती के अंदर जमा होता है उसको निकाल के मिट्टी वगैरह, उससे ब्रिक्स. अर्दन या रूफिंग टाइल्स. माय गॉड, ये क्या होता है? देखिए, हम सबने सुना है टाइल्स, हमने देखा भी है टाइल्स, बट ये टाइल्स वो वाला टाइल्स नहीं है जो सुंदर सा लगा होता है हर जगह दीवार पे. ये है या तो जमीन पे लगने वाला या रूफ पे लगने वाला. बेसिकली ये भी थोड़ा सा ना कड़ा होता है, मजबूत होता है, मोटा होता है. तो ये अर्दन वाला हो जो धरती पे लगेगा या जो छत पे लगेगा. वॉल वाला टाइल्स की बात नहीं हो रही है. वॉल वाला टाइल्स जैसे कजारिया, अब कजारिया वगैरह अगर वॉल वाला बनाते हैं, वॉल वाला टाइल्स, उस पे कंपोजिशन लग जाएगा. बट जो अर्दन वाला है या रूफिंग टाइल्स है, रूफिंग टाइल्स,
ये टाइप में। आई होप आप सबने ये देखा होगा। तो इस टाइप को मना कर दिया गया, इनएलिजिबल कर दिया गया। अर्लियर मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम वगैरह, पान मसाला, टोबैको मैन्युफैक्चर सब्सटीट्यूट्स एरेटेड वाटर, दे वर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पो स्कीम। अब मैन्युफैक्चर ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल। इनफैक्ट वो जो 40 लाख का लिमिट नहीं है, 40 लाख का लिमिट, वो भी यहां पर डिसअलाउ कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आएगा ये अमेंडमेंट। जैसे पान मसाला को भी, आइसक्रीम को भी और टोबैको को भी 40 लाख वाला जो हायर लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, अलाउड नहीं है। इनको भी 40 लाख वाला लिमिट अलाउड नहीं है। दैट्स इट। हो गया आपका 2 चैप्टर, इनफैक्ट 3 चैप्टर। इंट्रोडक्शन हो गया, सप्लाई हो गया, चार्ज हो गया। सिंपल अमेंडमेंट्स है। एग्जामिनेशन में भी बहुत ही सिंपल है, बट सुनिए मैं आपको दिखाता चलूं थोड़ा सा। सप्लाई में जो मैंने आपको बताया वो एओपी वाला 2.12 पे, तो ये अब कट जाएगा। और सिंपल ऊपर सप्लाई में हम क्या मानेंगे कि जो भी मेंबर्स है और जो क्लब वगैरह है उनको सेपरेट पर्सन मान के उनको सप्लाई मांग दिया जाएगा। चैप्टर 3 में क्या है कि पहले जो नॉट एलिजिबल थे लोग, नॉट एलिजिबल, पान मसाला, टोबैको, एडिबल, इसमें हम ऐड कर देंगे वो ब्रिक्स वाले प्लस टाइल्स, बट कौन सा? अर्दन एंड रूफिंग टाइल्स। इसकी बात करते हैं, किसकी? एग्जामिशन की। क्या इसमें भी अमेंडमेंट है? आंसर इज यस है। सबसे पहला है गवर्नमेंट सर्विस का। क्या बोलता है देखिए, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। देखिए गवर्नमेंट सर्विस, आपको पता है कि गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला हुआ है अंडर 243 GNW कि इनको कई सारे सर्विस देने हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सब। अब ये सब सर्विसेज जब गवर्नमेंट देंगे तो वो एग्जम्प्ट है। अब गवर्नमेंट में सीजी आता है, एसजी आता है, लोकल अथॉरिटी आता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट एंटिटी एंड अथॉरिटी भी आता है। अब ये सब सर्विस देने के लिए गवर्नमेंट खुद से तो मोदी जी करेंगे नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट सर्विसेज लेते हैं। अब ये सर्विस या तो प्योर सर्विस होता है जहां पे गुड्स बिल्कुल नहीं है, या फिर कॉम्पोजिट सप्लाई होता है, वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स इज अप टू 25%, मतलब 25% एक्सीड नहीं करना चाहिए। और ये सप्लाई किसी रिगार्डिंग है? विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शंस entrusted to पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये तो पुराना लॉ है बाबू, इसमें कुछ नया नहीं है। अमेंडमेंट क्या हुआ है सुनिए। सरकार ने थोड़ा सा कम किया है, इसको यहां से हटा दिया है। मतलब अगर ये सर्विसेज अगर आप सीजी, एसजी या लोकल अथॉरिटी को देंगे, और वैसे इसमें यूटी भी आएगा, तो ये एग्जेम्प्ट है। और अगर यही सर्विस किसी गवर्नमेंट एंटिटी को या गवर्नमेंट अथॉरिटी को, तो ये बहुत टैक्सेबल हो जाएगा।
गवर्नमेंट एंटिटी में जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली जल बोर्ड। तो अगर दिल्ली जल बोर्ड वगैरह, ये लोग नॉर्मली कैसे काम करते हैं, ये लोग आगे कॉन्ट्रैक्ट पे काम दे देते हैं। तो मानिए मैं नेशनल या मैं एक सरकारी एंटिटी हूं, गवर्नमेंट एंटिटी, या तो पार्लियामेंट ने बनाया है या गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है। अब मुझे सपोज कूड़ा साफ करवाना है। कूड़ा दिल्ली में आपको पता होगा, दिल्ली के अंदर नहीं बट दिल्ली के जस्ट बाहर हरियाणा वाले साइड भी और उत्तर प्रदेश वाले साइड भी, दोनों जगह लिटरली कूड़े का पहाड़ है बाबू, कूड़े का पहाड़ बहुत बड़ा। अब उसे साफ करना है, थोड़ा बहुत साफ हो रहा है। अब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कौन साफ करेगा, तो गवर्नमेंट ये काम एक अपनी गवर्नमेंट एंटिटी को बना दिया कि भाई तुम साफ करवाओ। गवर्नमेंट एंटिटी ने बोला कौन सफाई करेगा, मैं कराऊं, मैं करूंगा। अब सुनिए, उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो मैं किशन कुमार ये सर्विसेज किसको दे रहा हूं, गवर्नमेंट एंटिटी को टैक्सेबल हो जाएगा। और यही किशन कुमार अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देता या स्टेट गवर्नमेंट देता और मैं उनको सर्विस देता, इन दैट सिनेरियो एग्जेम्प्ट रहता। तो अमेंडमेंट बस इतना है, पहले सबका एग्जेम्प्ट था, अब गवर्नमेंट एंटिटी को अगर सर्विस दिया जा रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए, प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स एंड सर्विस होता है, यह है प्योर सर्विस, और अदर कंपोजिट सप्लाई। और अब यहां पे पहले क्या बोला कि क्यों प्योर सर्विस होना चाहिए, बट प्योर सर्विस नहीं होता है, थोड़ा बहुत गुड्स होता है। तो सेकंड में आएगा कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन विच द वैल्यू ऑफ द गुड्स constitute not more than 25% of the total value to सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ये आपका एग्जेम्प्ट है और ये आपका टैक्सेबल होगा। पहले ये भी एग्जेम्प्ट हुआ करता था। और ये कौन से फंक्शंस हैं जो पंचायत को दिया गया है 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पुराना वाला है, या म्युनिसिपैलिटी को दिया गया है अंडर 243W वाला, दैट्स इट। इसी का गवर्नमेंट का एक सर्विस और है, मैं काम को करूं, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। ये प्लीज ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 पॉज एंड राइट, 1 2 3 4 5। देखिए, सप्लाई का हमने निपटा दिया, जितना रेलेवेंट चीज था सब कवर हो गया है। चार्ज सेक्शन 9 में कुछ था नहीं, सेक्शन 10(2) जो डिसेबिलिटी है, कौन नॉट क्वालिफाइड है कंपोजिशन के लिए, उसमें ऐड हो गया, ये सभी करा दिया। एग्जामिशन भी आपका प्योर सर्विस हो गया, कंपोजिट वाला हो गया। आगे देखिए, देखिए कई बार जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ना कई सारी ट्रेनिंग दिलवाता है। जैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट चाहता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, उसके लिए कोई स्किल इंडिया के अंदर वो ट्रेनिंग चलवा रहा है। हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो आईआरएस ऑफिसर्स हैं, ऐसे कई सारी ट्रेनिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट खुद से थोड़ी ट्रेनिंग देता है। गवर्नमेंट ये बोलता है, जैसे मानिए कोई आईएएस क्वालिफाई किया, यू मस्ट बी अवेयर, आईएएस अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, बेसिकली यूपीएससी, तो आपको तुरंत डीएम वगैरह नहीं बनाया जाता है, आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं। अब मानिए ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने एक एंटिटी को हायर किया, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को। अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इनको देगा सर्विस, बट पैसा कौन देगा? तो पैसा नॉर्मली कौन देगा? गवर्नमेंट। अब इतना तो मैंने आपको जीएसटी में पढ़ाया हुआ है कि भले एक्चुअल सर्विस इनको मिल रहा है, इन लोगों को, इनको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेनिंग्स को। बट रियलिटी में जो पेमेंट करता है उसको मानते हैं रिसिपिएंट ऑफ सर्विस।
तो गवर्नमेंट पहले लॉ क्या था कि अगर 100% ये देंगे गवर्नमेंट वाले तो ये एग्जाम्प्ट रहेगा। भाई ऑब्वियसली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट से पैसा थोड़ी चार्ज करेगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। क्या चेंज है? सरकार ने क्या देखा कि जैसे मानिए ये तो आईएएस वाला हो गया, मानिए मुझे बोला गया कि स्किल इंडिया के अंदर कुछ नौजवानों को, मानिए 1000 ट्रेनीज को अकाउंटिंग सिखाना है। क्या सिखाना है? अकाउंटिंग या टैक्सेशन सिखाना है, टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो गवर्नमेंट 100% दे रही थी। गवर्नमेंट ने क्या देखा कि ये लोग उतने सिंसियरली कर नहीं रहे। फ्री का सामान फ्री का होता है भाई, ऐसा होता है ना कि हम लोग कई बार इज्जत नहीं देते हैं, अरे तो फ्री का है। तो ये जो 1000 ट्रेनीज हैं उतना भाव नहीं दे रहे हैं, एब्सेंट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा चेंज किया। क्या बोला कि अब जरूरी नहीं है कि हम 100% दें, हम हो सकता है 75 ही दे दें, बाकी 25% ये लोग दे दें। और कॉन्सिक्वेंटली अमेंडमेंट भी आया कि पहले ये जो 100% में बात होती थी अब है 75% एंड अबव। तो अगर एक कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है जहां पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन ट्रेनिंग दे रहा है जहां पे मोर देन या 75% अबव, पैसा कौन दे रहा है? सरकार। उसको हम करेंगे एग्जेम्प्ट। क्या करेंगे हम? एग्जेम्प्ट। सर्विस प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि असली सर्विस भले हम किसी और को दे रहे हैं बट पैसा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। तो रिसिपिएंट तो इसी को मानते हैं जो पैसा देता है, गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल, स्टेट, यूटी अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द सीजी। हालांकि जो नवंबर के लेक्चर्स थे उसमें भी ये 75% ही दिया हुआ है, बट मैंने फिर भी करा दिया, आपकी स्टैट्यूटरी अपडेट में है। गवर्नमेंट का हो गया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, इसमें एक मस्त अमेंडमेंट है, सुनिएगा। जब मैं पढ़ाता हूं ना तो मैं ये इंश्योर करता हूं कि एक लेवल है इंटर का, एक लेवल है फाइनल का, एक है प्रैक्टिस का। वैसे ही बच्चे पे बर्डन है तो मैं वो चीज नहीं पढ़ाता हूं जो इंस्टीट्यूट ने बोला ही नहीं है। मतलब अगर कोई चीज आपके सिलेबस में नहीं है वो मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं फॉर ऑब्वियस फैक्ट, तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। सुनिए क्या हुआ है। सेक्शन 9 के अंदर 9(1) है, 9(2) है, ये चार्जेबिलिटी का है, ये वो जो डीजल पेट्रोल वगैरह पे जीएसटी नहीं लगता है। 3 है, 4 है, ये आपका आरसीएम है। 9 सबसेक्शन 5 ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आपके स्टडी मैट में इसमें लिखा हुआ है इट विल बी डेल्ट एट फाइनल लेवल। सिंपल। बट अमेंडमेंट में एक छोटा सा पॉइंट आया है जहां पे मुझे इसका ना आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। तो सुनिए, एकदम बच्चों वाला है। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सेक्शन 9(5)? नॉर्मली एक सप्लायर होता है, एक रिसिपिएंट होता है। अगर सप्लायर टैक्स भरे तो फॉरवर्ड चार्ज, रिसिपिएंट टैक्स भरे तो रिवर्स चार्ज। यही लॉ है। बट कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जहां पर एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे होटल्स, अकोमोडेशन। आप समझ रहे हो? होटल अकोमोडेशन में कैसे काम होता है? मानी ओयो है, बेस्ट एग्जांपल ओयो है। अब जो हो सकता है होटल है एकदम छोटा वाला होटल कोई, और ये किशन कुमार है, तो एक्चुअल में तो सर्विस होटल दे रहा है, एक्चुअल में सर्विस किशन को मिल रहा है, बट ये हो किससे थ्रू रहा है? ओयो के थ्रू। तो ओयो हो गया हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब इसके और भी पॉइंट्स हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर भी आता है, सेम लॉजिक। एक्चुअल में आपको पता होगा कि जो ओला उबर है वो लोग एम्प्लॉयर नहीं होते हैं, ना ही गाड़ी के मालिक होते हैं। गाड़ी का मालिक कौन होता है?
वो ड्राइवर, ये जो ड्राइवर है टेक्निकली ये सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। टेक्निकली गाड़ी का जो मालिक है वो ड्राइवर होता है। अब मुझे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चाहिए, तो सर्विस दे कौन रहा है? ड्राइवर। ले कौन रहा है? किशन कुमार। और हो किसके थ्रू रहा है? ओला उबर के। इसी तरह एक और है, जैसे अर्बन क्लैप, जो आपका नहीं होता है, कुछ घर में टूट टाट गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम हो गया, तो अर्बन लैडर या अर्बन क्लैप। यहां पे क्या होता है? एक प्रोफेशनल आता है, जैसे मानिए प्लम्बर आ गया। असली सर्विस किसने दिया? प्लम्बर ने। किसके थ्रू? अर्बन क्लैप के थ्रू। तो इन टाइप में गवर्नमेंट ने बोला कि हो सकता है जो सप्लायर और सर्विस है ना, एक्चुअल सप्लायर, कौन सप्लायर? ये छोटा होटल, नॉर्मल ड्राइवर, छोटा प्लम्बर, इनसे जीएसटी लेना मुश्किल है। जो रेसिडेंट है वो तो इंडिविजुअल है, इससे लेना भी मुश्किल है। तो ईसीओ के केस में ईसीओ से टैक्स लिया जाता है। आपके लेवल पे, एक तो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके लेवल पे बस आप अगर इतना याद कर लें कि अगर ईसीओ इन 3 जगह पे आ गया, कहां कहां? होटल अकोमोडेशन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा मिसलेनियस यूटिलिटीज, जैसे कोई रिपेयर वगैरह कराने। इन तीनों में हम क्या बोलते हैं कि भैया वो देगा, थर्ड पार्टी ईसीओ, ना सप्लायर ना रेसिपिएंट, ईसीओ लायबल टू पे टैक्स। जैसे ओयो टैक्स पे करेगा, ओला करेगा या अर्बन क्लैप करेगा। जो एक्चुअल में प्रोवाइडर है, एक्चुअल होटल, एक्चुअल में ड्राइवर या एक्चुअल में प्लम्बर, इनको देने की जरूरत नहीं है, ना ही रिवर्सा लगता है। अब सर ये पढ़ा क्यों रहे हो? उसका रीजन क्या है, सुनिए। पहले ये बात समझ में आ गया ना कि नॉर्मल जिंदगी से ये अलग ही हो गया, फॉरवर्ड और रिवर्स से भी अलग, ये थर्ड कैटेगरी आ गया। मैं ये इसे पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको जब अमेंडमेंट कराया गया था या जब आपको पढ़ाया गया था, तो आपको ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में, ध्यान दीजिएगा, रोडवे के अंदर आपको बताया गया कि स्टेज कैरेज या कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, कोई बस वगैरह है, नॉन एसी नॉन टूरिज्म एग्जम्प्ट होता है। और जो मीटर्ड कैब या ऑटो रिक्शा है, इंक्लूडिंग ई रिक्शा, ये भी आपका एग्जम्प्ट होता है। ये बात अभी भी सही है, ये बात अभी भी गलत नहीं हुआ है। सुनिए चेंज कहां है। अर्लियर क्या होता था? जो मीटर्ड कैब, जो काली पीली टैक्सी होती है, ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा या नॉन एसी स्टेज कैरेज, आपको पता है स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, ये सब बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। स्टेज कैरेज मतलब जो बार बार पैसेंजर को लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जो वन स्टॉप से चलेगा, अगले स्टॉप पे रुकेगा, बीच में पैसेंजर को कैरी नहीं करता है। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, ये एग्जाम था। अब क्या है? अभी भी ये जो 3 कैटेगरी है, मैं इसको एबीसी बोल दूं, ये जो ए बी और सी है, जनरल लॉ अभी भी एग्जम्प्ट ही है। बट इफ दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू ईसीओ, जैसे ऑटो रिक्शा के लिए एक ऐप है जुगनू, ऑटो रिक्शा के लिए एक ऐप है जुगनू, तो अगर यही चीजें आप खुद से करो तो एग्जम्प्ट है, बट अगर आप ईसीओ के थ्रू करोगे, इन दैट सिनेरियो ये टैक्सेबल है। एंड घबराइए मत, आपको नहीं पे करना है, ईसीओ इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95।
क्यों? क्योंकि सर ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के अंदर आ रहा है। तो ओला उबर पहले से कवर था, वो रेडियो टैक्सी वगैरह, जो मीटर्ड कैब ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं थे उसको भी लपेटे में ले लिया गया। बट कब? अगर ईसीओ के थ्रू है तब। प्लीज नोट इट डाउन। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मैं लिख दूं, इन ऑल अबाउट 3 केसेस ईसीओ इज लायबल टू पे जीएसटी। बड़ा सिंपल सा ना भैया, सरकार टैक्स किससे लेता है? अरे उससे ले लो जो आसानी से दे दे, जिसको पकड़ना आसान हो। यहां पे सबसे आसान पकड़ना किसको है? ओयो को, ओला को, अर्बन क्लैब को। ईसीओ को पकड़ना आसान है तो गवर्नमेंट ने डाल दिया, बट दैट्स इट। एग्जाम के लिए ऑब्वियसली आपको ये याद रखना है। इसमें रेस्टोरेंट जो जोमेटो वगैरह है ना, वो भी कवर हो रहा है, बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, रहने दीजिए। लेट्स प्रोसीड आगे। ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स, मतलब या तो खाली हाथ या किसी सामान के साथ, बाई नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, अदर रेडियो टैक्सी, रेडियो टैक्सी बाबू टैक्सेबल होता है, टूरिज्म वगैरह भी टैक्सेबल होता है। स्टेज कैब अदर देन एसी, मतलब नॉन एसी, और मीटर्ड कैब ये एग्जम्प्ट है। नथिंग कंटेंट अबाउट शैल अप्लाई टू सर्विस सप्लाई थ्रू ईसीओ 95 वाला। इन सच ए केस टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ सर्विस ईसीओ पे करेगा। इन अदर वर्ड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाई, वो 3 कैटेगरी, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट, नॉन एसी स्टेज एंड मीटर्ड कैब ऑटो रिक्शा, अगर ईसीओ के थ्रू करेंगे, ईसीओ के थ्रू, तो ये एग्जाम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है। और टैक्स कौन पे करेगा भैया? ईसीओ पे करेगा, दैट्स इट। अच्छा, आपको एक और चीज दिखना चाहिए, नया एग्जाम्शन मस्त है। आपको मैं बताऊं, एक बार क्या हुआ, मुझे जाना था अपने घर से उत्तर प्रदेश बगल में, और उस दिन ना कार अवेलेबल नहीं था, एंड समहाउ कुछ था, मेट्रो टू भी नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, ऑटो ले लेते हैं, बहुत दिन हो गया है। तो मैंने ऑटो वाले को कॉल किया या दिखाया हाथ, ऑटो वाला आया। मैंने बोला कि भैया चलो बगल में नोएडा है। बोला नहीं जाएंगे। क्यों? भैया नहीं जाएंगे। मैंने ओके। मैंने दूसरे को बुलाया, मैंने बोला चलो नोएडा, नोएडा यूपी में है। वो भी मना कर रहा है। मैं क्यों भाई, जा क्यों नहीं रहे हो? तो क्या कह रहा है कि सर कमर्शियल व्हीकल का ना एक परमिट होता है कि आप कहां कहां मूव कर सकते हो। दिल्ली का ऑटो दिल्ली में चलता है। कुछ ऑटो ऐसे होते हैं जिनको पूरे नेशनल कैपिटल रीजन का परमिट होता है, बट वो अलग से अप्लाई करना होता है, महंगा होता है। यानी कमर्शियल व्हीकल जहां भी चलेगा ना बाबू, उसका एक लिमिट होता है। अब हम बात करते हैं जीटीए की, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की। अब ये तो पूरे इंडिया में जाते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में जो ट्रक होते हैं वो तो पूरा इंडिया में चलते हैं हाईवे पे। तो इनको भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से एक परमिट लेना होता है, और यह परमिट पूरे इंडिया का होता है। क्या होता है? पूरे इंडिया का, ताकि वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो इन पे, नेशनल परमिट या ऑल इंडिया परमिट। अब सोचिए, देखिए किसकी बात हो रही है? जीटीए की। जीटीए बेटा गवर्नमेंट टैक्स उसी से लेता है जो आसानी से दे दे। जीटीए में तो डर है। किसका डर है? सर हाईवे है, चक्का जाम लग जाएगा। वही लगते रहता है। अभी पिछले साल कनाडा में ट्रक वालों ने पूरे गवर्नमेंट की लगा दी, इतनी लगा दी कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो अपना घर छोड़ के भाग गए। जस्ट इमेजिन दिस, डर के मारे। तो भैया इनसे सब कोई डरता है, ठीक है। नेशनल परमिट सरकार ने बोला भैया तुम महान हो, बस तुम चक्का जा मत करो, एग्जाम्प्ट है, दैट्स इट।
सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया। कंटिगो स्टेट का मतलब होता है जो हमारे 7 सिस्टर्स नहीं है, नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे स्टेट्स, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, वो उनकी बात कर रहे हैं। तो थ्रू आउट इंडिया एग्जाम्प्ट है। ये वाला मैंने अपने इस लेक्चर में पढ़ाया भी नहीं था, ये मुझे पता था कि ये हट चुका है। जिन बच्चों ने बहुत पहले का पढ़ा है उनको मैं बता देता हूं, पहले तो नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5। देखिए, जो इंडियन रेलवे है ना, इंडियन रेलवे, इनको कई सारे इंजन या जो डब्बे उब्बे होते हैं वो चाहिए होते हैं। अब इसके लिए एक कंपनी है IRFCL, ये इनको लीज पे देती है और ये रेंटल पे करते हैं। पहले ये रेंटल एग्जाम था, अब टैक्सेबल हो गया। दैट्स इट। तो लीजिंग ऑफ असेट, रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक का मतलब होता है जो रेलवे की पटरी पे रोल कर जाए, जैसे उनका वैगन, कोच, लोगोज, बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो पहले ये लीज पे देते थे, क्या? रोलिंग एसेट। बदले में क्या मिलता था? लीज रेंटल। पहले एग्जाम्प्ट हुआ करता था, अब टैक्सेबल हो गया है। दैट्स इट। आपका पूरे का पूरा ये जितना भी इन्होंने कहानी दिया हुआ है, ये सब मैंने कवर करा दिया। एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ITC मुझे एकदम अच्छे से याद है, मैं अपने बता देता हूं चेंज क्या हुआ है। एंड जो चेंज हुआ है ना बाबू, आपका जिंदगी आसान हो गया। एज ए स्टूडेंट आपको बड़ा मजा आएगा, एज ए प्रैक्टिसिंग बिजनेसमैन ना दिक्कत हुआ है। क्या है सुनिए, ये सप्लायर, ये हम ITC कर रहे हैं, ये रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट का जो ITC है ये डिपेंड करता है कि सप्लायर जो अपने GSTR 1 या IFF में जो डिटेल डालेगा, यहां पे फर्निश करेंगे इनवॉइस, ये डिटेल्स यहां पे आता है GSTR, वैसे 2A एंड 2B में आता है, बट ITC मिलता है 2B के दम पे। अच्छा, अब हो सकता है कि रेसिपिएंट ने टोटल 10 लाख इन्वेस्ट खरीदा था, मान के चलिए। टोटल कितना था? मान के चलिए 10 लाख। एलिजिबल ITC, invoices furnished by supplier, $8 lakh एलिजिबल ITC। तो टोटल मानिए 100 इनवॉइस था, एलिजिबल ITC 10 लाख का था। जो सप्लायर है उसने सारा डिटेल फर्निशिंग किया, जितने डिटेल फर्निश किया उससे 8 लाख का एलिजिबल ITC मिल रहा है। तो GSTR 2B पे कितना आएगा? 8 लाख। तो एलिजिबल ITC अवेलेबल टू रेसिपिएंट कितना होगा? अब ये 8 लाख तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि जितना फर्निश हो गया वो तो पूरा मिल जाएगा। बट जो फर्निश नहीं हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग भी इसका 5% मिलता था, आपको याद होगा, 40,000। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जितना GSTR 2B में आता है उसका 105%, क्योंकि GSTR 2B में जितना आया उसका 100% तो मिल ही गया। और अगर कोई ऐसा इनवॉइस है जो कि गलती से फर्निश नहीं हुआ
उसके करस्पॉन्डिंग भी एक्स्ट्रा 5% मिलता था। अब वो सब कहानी समाप्त हो गया है। अब सीधा जितना जीएसटीआर आएगा जीएसटीआर 2B में, दैट्स इट, उतना ही आईटीसी मिलेगा। तो करंट में क्या हो गया, सिंपल, जितना भैया सप्लायर ने फर्निश कर दिया उतना मेरा जीएसटीआर 2B में आएगा, और इतना ही मुझे आईटीसी मिलेगा। वो जो 5% एक्स्ट्रा था वो अब नहीं मिलेगा। एंड लेट मी टेल यू, ये जब प्रोविजन आया था ना पहली बार, तो 20% एक्स्ट्रा मिलता था कि जितना फर्निश हो गया उसका 100%, जितना फर्निश नहीं हुआ उसके लिए एलिजिबल का 20%, फिर वो 10 हुआ, फिर 5 हुआ, अब तो सीधा 0 हो गया। यानी आज डेट में एज ए रेसिपिएंट आपको आईटीसी तभी मिलेगा जब आपका सप्लायर अपना डिटेल फर्निश कर दे, वरना आईटीसी नहीं मिलेगा। बड़ा चेंज है। किसके एंगल से? बिजनेसमैन के एंगल से। आपके लिए तो आसान हो गया, पहले कैलकुलेशन करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ेगा। आईटीसी कैन बी अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट ओनली इफ द सप्लायर हैव अपलोडेड द डिटेल्स इन द GSTR 1 IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी एंड सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट इन GSTR 2B। वो जो एक्स्ट्रा 5% था ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट वो अब समाप्त हो गया। यही है आपका, दैट्स इट। ये सब कुछ नहीं है। रेसिपिएंट को आईटीसी केवल तब मिलेगा जब GSTR 2B में रिफ्लेक्ट करेगा। दैट्स। आगे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में एक ही है मेन, आधार ऑथेंटिकेशन। ये ना नंबरिंग प्लीज चेक कर लेना, मैं नोट्स में अपडेट कर दूंगा। नंबरिंग में ना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है। रजिस्ट्रेशन बात करते हैं। आपको पता है कि आधार आज की डेट में मैंडेटरी है, आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आप नहीं करोगे तो आपका एक तो कैंसिल कर देगा रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिवनेस। बट गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत लोग फिर भी नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यह भी बोला था कि अगर किसी के पास आधार नंबर नहीं है किसी भी रीजन से, तो वो एक ऑल्टरनेट तरीका देंगे। ये सब आपको क्लास में कराया गया है कि अगर और मतलब आपका आधार नहीं है तो आपको एक ऑल्टरनेट तरीका मिलेगा। गवर्नमेंट ने वही ऑल्टरनेट तरीका अब आपको बता दिया है। कैसे बताया, सुनिए। जो आधार ऑथेंटिकेशन है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, वहां तो वैसे ही मैंडेटरी है, या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह सब वाला पॉइंट है। अगर कोई एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है, जैसे कैसे हुआ था हमारा जीएसटी तो 2017 से है, ये जो आधार ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट है ये आ गया था आपका 2021 में। अब यानी मानिए आधार ऑथेंटिकेशन इफेक्टिव हो गया, तो यहां पर जितने लोग रजिस्टर्ड थे उनको बोला गया कि भैया आप रजिस्ट्रेशन आधार ऑथेंटिकेशन कराइए। बट कई बार क्या होता है ना कि सरकार बोलता है हम भाव नहीं देते हैं, कई लोगों ने भाव नहीं दिया, तो दो चेंज हुए है। सबसे पहला बदलाव तो यह है कि सरकार ने बोल दिया कि अब अगर किसी को रिफंड चाहिए और आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, हम आपको रिफंड देंगे ही नहीं। तो पहले क्या था, पहले सरकार बोला प्लीज आधार ऑथेंटिकेशन करा लो। कौन? रजिस्टर्ड पर्सन। वो उतना भाव नहीं देता था। गवर्नमेंट ने बोला कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022, डेट याद नहीं करना आपको, आधार ऑथेंटिकेशन इज मस्ट फॉर क्लेमिंग एनी रिफंड। एंड दूसरा, भगवान न करे बट मानिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो आप कैंसिलेशन को रिवोक करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। अगर मानिए किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, गवर्नमेंट ने आपका कैंसिल कर दिया। अब अगर आपको अप्लाई करना ना रिवोकेशन के लिए, मैंडेटरी है आप बाबू पहले आधार ऑथेंटिकेशन कराइए।
फॉर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो एक तो चेंज ये हुआ है, जब याद करना है कि भैया विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है पहले से, वो ना ही रिफंड ले पाएगा, ना ही वो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर पाएगा। दूसरा चेंज क्या है, ये पहला चेंज है। दूसरा चेंज कि अगर आपके पास आधार नहीं है, आधार नंबर ही नहीं है, तो ऑथेंटिकेट कैसे कराएंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला था कि हम आपको एक ऑल्टरनेट तरीका देंगे। उसके लिए एक रूल 10 भी आया है, सिंपल रूल है। वो क्या बोलता है कि भैया आधार नहीं है तो अप्लाई कर लो। जो अप्लाई करेंगे तो एक एनरोलमेंट आईडी मिलेगा ना, भले आधार आपको बाद में मिले, जब आप अप्लाई करोगे तो एक एनरोलमेंट आईडी मिलता है, वो एनरोलमेंट आईडी दे दीजिए प्लस कोई भी फोटो आईडी कार्ड, जैसे आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक वाला, बट कौन सा, जहां पे फोटो हो। देखिए, आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन, नया रूल आया है। सेक्शन 25(6) stipulate that every registered person shall undergo authentication or furnish proof of possession of आधार नंबर in the prescribed form। जो न्यू रूल है वो बताता है कि भैया आपको कैसे करना है। ये वही पुराना कहानी है कि प्रोप्राइटरी केस में या पार्टनरशिप फॉर्म के केस में, एचयूएफ केस में आपका कर्ता, कंपनी केस में एमडी या कोई डब्ल्यूटीडी, ये सब पुराना है। बट आज के टाइम पे आधार ऑथेंटिकेशन क्यों मैंडेटरी हो गया है? 3 काम के लिए या 2 काम के लिए, फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, और ये दोनों सेम चीज है, रिफंड, फाइलिंग रिफंड। अब रिफंड किसी भी काम के लिए हो, नॉर्मल रिफंड हो या फॉर द आईजीएसटी पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पे आउट ऑफ टैक्स नहीं लगता है। कई बार जो हम सामान खरीद कर एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट ये जो मैंने सामान खरीदा ना, उसमें मैंने अगर टैक्स पे किया उसका भी रिफंड मिल जाता है। तो किसी भी टाइप का रिफंड, तो मैंने रिफंड के लिए एक कॉमन बोल दिया और एक एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन। तो एक तो वो अमेंडमेंट ये कि भैया अब बिना आधार के आप ये नहीं कर पाओगे। दूसरा, इफ आधार नंबर इज नॉट असाइंड टू एन एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन, सच पर्सन शैल बी ऑफर्ड ऑल्टरनेट एंड वायबल मींस। कोई ऑल्टरनेटिव दिया जाएगा, ये ऑल्टरनेटिव भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। क्या है? आपको आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप देना पड़ेगा एंड बैंक पासबुक फोटोग्राफ, वोट आईडी कार्ड। वोट आईडी कार्ड भी ऑब्वियसली इसमें फोटो होता है, पासपोर्ट और डीएल, दैट्स इट। हाँ, एक बार जब आधार नंबर आपको मिल जाएगा देन उसके 30 दिन के अंदर आप प्लीज करा लीजिएगा, क्योंकि ये तो टेम्पररी मेजर है ना। आपका आधार नहीं था तो गवर्नमेंट ने बोला कि कोई बात नहीं, जुगाड़ निकाल लीजिए। बट एक बार जब आधार नंबर आ जाएगा प्लीज 30 डेज के अंदर आप कर लीजिएगा आधार ऑथेंटिकेशन, दैट्स इट। ये मैं करा चुका हूं। जो एनहांस थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख का, ये अप्लाई नहीं होगा किस पे? वही वाला फ्लाई ऐश ब्रेक, बिल्डिंग ब्रिक्स, वो सब। टैक्स इनवॉइस, इसका अमेंडमेंट भी एकदम बच्चों वाला है। एक तो क्या बोलूं मैं, अच्छा एक छोटा सा रह गया, ये अमेंडमेंट नहीं है, आपको क्लास में कराया गया है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। अब आपका मानिए कैंसिलेशन हो गया तो विद इन 30 डेज अब अप्लाई कर सकते हो फॉर रिवोकेशन, जिसके लिए आधार भी मैंडेटरी है।
इसी में आपको बताया गया था कि इसको आप 30 डेज एक्सटेंड कर सकता है अगर एडिशनल कमिश्नर है या जॉइंट कमिश्नर है, और फर्दर 30 डेज कर सकते हैं अगर यहां पे कमिश्नर ने अप्रूव कर दिया और सफिशिएंट रीजन है। ये आपके नोट्स में कराया गया, इट्स बिन ऑलरेडी डन, आपको करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल लॉ क्या बोलता था? 30 डेज। ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन एंड फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज बाय एडिशनल, ये एसी क्या है? एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर, एंड बाय फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज बाय द कमिश्नर। तो ये वाला पॉइंट है। तो इसमें कुछ ऐसा अमेंडमेंट है ही नहीं। जिनको ये वाला याद नहीं है वो यहां से ये कॉपी कर सकते हैं। टेक्स्ट इनवॉइस पे आते हैं। देखिए, ई इनवॉइस जब स्टार्ट हुआ था ना, 500 करोड़ का लिमिट था कि जब से जीएसटी आया है अगर किसी भी साल में आपका 500 करोड़ से टर्न एक्सीड कर जाए तो B2B एंड एक्सपोर्ट के लिए आपको इनवॉइस चाहिए होता है। ये किया गया फिर 100 करोड़, ज्यादा लोगों को कवर किया गया, कम करके किया गया 50 करोड़, फिर कर दिया गया 20 करोड़। यानी आज डेट में अगर आपका 20 करोड़ का भी टर्नओवर एक्सीड कर गया किसी भी साल में, पुराने साल में, तो आपको ई इनवॉइस मैंडेटरी हो गया है। ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी फॉर ऑल द रजिस्टर्ड बिजनेस विद एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग एफवाई ग्रेटर देन 20 करोड़। तो पहले जो 50 था बस वो 20 हो गया, कुछ चेंज नहीं हुआ, ये तो बच्चों वाला है, बट याद रखिएगा 20 करोड़। दूसरा, कुछ लोगों को ई इनवॉइसिंग जिस पे एप्लीकेबल नहीं होता था, मैंने एक शॉर्टकट दिया था स्मिट, याद है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, इंश्योरर, बैंकर एटसेट्रा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। इसमें ऐड हो गया है जी स्मिट, गवर्नमेंट भी। Said notification has been amended to exempt a government department and a local authority as well. But तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी को भी एग्जामिशन मिल गया है। यानी ऑल्दो इनका लिमिट अगर एक्सीड कर भी रहा है 20 करोड़, अब ये 50 ना होकर 20 हो गया, अगर 20 करोड़ एक्सीड कर भी रहा है तो भी गवर्नमेंट को इश्यू करने की जरूरत नहीं है ई इनवॉइस। ये देखिए, है तो बहुत सिंपल लॉ, रूल अगर याद है वेरी गुड, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है। रूल 138 क्या बोलता है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने 2 बार आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, या फिर आपने कॉम्पो स्कीम में 2 बार आपने टैक्स नहीं भरा, तो अगर आपने ऐसी गलतियां की या आपका सस्पेंड हो गया रजिस्ट्रेशन, इन दैट सिनेरियो आप ई वे बिल इशू नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें ना सुनिए, मानी एक पार्टी है ए और एक है बी। ए जो है इसने 2 बार से रिटर्न फाइल नहीं किया कॉन्सिक्यूटिव, तो इसका ई वे बिल ब्लॉक हो गया। और बी ने रिटर्न फाइल किया है, तो इसका सब कुछ ओके है। अब पहले लॉ क्या बोलता था कि अगर ए ने गलती की है और बी सही है, इवन देन बी ए के लिए भी ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। ए तो नहीं कर पाएगा, बी भी नहीं कर पाएगा, मतलब जो सप्लायर है उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है, और अगर वो रिसिपिएंट है तो भी रिस्ट्रिक्शन है। मतलब दोनों साइड को रोक दिया गया था। अगर मानिए मुझे गुड्स मूव करना है तो 2 पार्टी होगा, एक सेंडर एक रिसीवर, या कंसाइनर कंसाइनी। तो अगर एक ने गलती करी है तो उस पर्सन, ना ही वो पर्सन गुड्स भेज सकता है, ना ही वो पर्सन गुड्स रिसीव कर सकता है।
ना ही वो भेज सकता है ना ही रिसीव कर सकता है। अब क्या किया गया है, ये बोल दिया गया है कि ठीक है, अगर किसी ने 2 बार रिटर्न फाइल नहीं किया, जिसका सस्पेंड हो गया है, उसके जीएसटी से, जीएसटी आईएन से ई वे बिल जनरेट नहीं होगा एज अ सप्लायर, वो रिसीव कर सकता है, वो रिसीव कर सकता है। मतलब सर सुनिए, देखिए 9.16 पे ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी, ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन, ई वे बिल, ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल का मतलब क्या होता है कि आप डिसेबल करो एम्प्लॉयर को फ्रॉम जनरेटिंग ई वे बिल, मतलब वो जनरेट कर ही ना पाए। नो पर्सन, a consignor, consignee, etc. shall be allowed to furnish the information in part of the GST bill in respect of the following listed person as a supplier. यानी अगर सप्लायर ने ये गलती करी है तो सप्लायर ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा, पर अगर किसी रेसिपिएंट ने गलती करी है, मानिए गलती आपकी है, आप एलिजिबल नहीं हो ई वे बिल के लिए, तो मैं एज अ सप्लायर, मैं आपके जीएसटी नंबर को यूज करके एज अ रेसिपिएंट में इशू कर सकता हूं आपके लिए, क्योंकि सप्लायर तो मैं हूं। तो हम बस सप्लायर की एलिजिबिलिटी खोजेंगे। पहले क्या था, ई वे बिल जनरेट करने के लिए कंसाइनर एंड कंसाइनी बोथ हैड टू बी एलिजिबल। नाउ ओनली सप्लायर्स एलिजिबिलिटी चेक। देखिए एक सप्लायर है जो कॉम्पोजिट स्कीम में है, उसने 2 बार से टैक्स नहीं भरा है कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में। रेगुलर स्कीम में आपने 2 कॉन्जिक्यूटिव रिटर्न नहीं फाइल किया है, आपने 2 बार जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है, या आपका सस्पेंड हो गया है। अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट बस ये है कि पहले दोनों का चेक करते थे, अब केवल सप्लायर का करेंगे। एग्जांपल है, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए पहले, ये ज्यादा सिंपल है। मिस्टर ए, अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम इन दिल्ली, हैज नॉट फाइल्ड जीएसटीआर 1 फॉर द लास्ट 2 months, तो ये तो भैया एलिजिबल नहीं है। मिस्टर बी वांट टू जनरेट एन ई वे बिल फॉर गुड्स टू बी सप्लाइड टू मिस्टर ए, ये भैया ओके है, तो यहां पर बी सप्लायर हो गया और ए रिसिपिएंट हो गया। क्या बी रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर डालकर ई वे बिल जनरेट कर पाएगा? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि हम तो सप्लायर का देखते हैं। एज पर द अर्लियर पोजिशन ऑफ लॉ, मिस्टर बी वुड नॉट हैव बीन एबल टू जनरेट ई वे बिल विद मिस्टर ए जीएसटीएन, क्योंकि जब आप ई वे बिल जनरेट करते हो तो आपको सप्लायर का तो जीएसटीएन चाहिए होता है, रिसिपिएंट का भी चाहिए होता है। तो पहला का लॉ क्या बोलता था कि भैया मिस्टर ए एलिजिबल नहीं है, हम जनरेट नहीं करने देंगे। बट जो अमेंड हो गया है, देयर विल बी नो मोर रिस्ट्रिक्शन एज मिस्टर बी इज मेकिंग द आउटवर्ड मूवमेंट, और केवल हम सप्लायर का चेक करेंगे। हां, अगर ए वांट टू जनरेट ई वे बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई टू मिस्टर एच, ए नहीं कर पाएगा। ए भी हम मूवमेंट, मतलब जो एलिजिबल नहीं है वो आउटवर्ड सप्लाई नहीं करवा पाएगा, इनवर्ड दे सकता है। ये क्रक्स है। ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी इज ब्लॉक्ड ओनली रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट, दैट इज सप्लायर। ठीक है। ई वे बिल कैन बी जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ द सेट रजिस्टर्ड पर्सन। बाकी वही पूरा पुराना किस्सा है। ब्लॉकिंग ऑफ जीएसटीआईएन फॉर ई वे बिल जनरेशन वुड ओनली फॉर द डिफॉल्टिंग सप्लायर। मैं बार बार बोल रहा हूं, डिफॉल्टिंग सप्लायर ई वे बिल ब्लॉक्ड। डिफॉल्टिंग रेसिपिएंट या इवन ट्रांसपोर्टर, ई वे बिल can be generated by eligible supplier for outward movement.
बाकी सब वही है। चलिए, पेमेंट ऑफ टैक्स, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये आपको क्लास में कराया गया है, डिट्टो वही चीज है। रूल 86 ये क्या बोलता है? रूल 86 ये बोलता है कि भैया अगर कोई रीजनेबल बिलीफ है कि एक बंदे ने गलत तरीके से आईटीसी अवेल कर लिया है, तो आप उसका आईटीसी फ्रीज कर सकते हो, रोक सकते हो। अब पॉइंट ये, रीजनेबल बिलीफ क्या है? मुझे रात में सपने आए? नहीं, आपको बताना पड़ेगा ना कि रीजनेबल बिलीफ क्या है। तो ये आपको क्लास में कराया गया है, अलग से नहीं है। जो बच्चे में भी बहुत पहले देखे हैं उनके लिए मैं करा दे रहा हूं। ये रूल 86 है, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तो ये सर्कमस्टांसेस जहां पे रिस्ट्रिक्शन कैन बी इंपोज, ऑब्वियसली इंपोज कौन करेगा? केवल और केवल जो सीनियर पर्सन है, कमिश्नर या एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर हु इज ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर। अब ये तब आप रोक सकते हो, किसी का आईटीसी आप ब्लॉक कर सकते हैं अगर आपके पास रीजनेबल रीजन है। और रीजनेबल रीजन क्या है, इसको प्रॉपर डिफाइन किया गया है और सिंपल डिफाइन किया गया है कि देखिए, या तो ऐसे होता है ना, सप्लायर होता है, सप्लाई करता है रेसिपिएंट को एंड इनवॉइस देता है। अब ब्लॉक तब कर सकते हैं जब सप्लायर मिसिंग है, यानी नॉन एग्जिस्टेंट है, या बिजनेस ही कैरी नहीं कर रहा है, या रेसिपिएंट मिसिंग है, या नॉन एग्जिस्टेंट है, या बिजनेस ही नहीं कर रहा है, या सप्लाई नहीं हुआ, फेक सप्लाई है, या इनवॉइस ही मिसिंग है। तो सप्लाई मिसिंग हो गया या इनवॉइस मिसिंग हो गया। तो ये रीजन हो सकते हैं जिसके कारण आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। द रीजन फॉर सच बिलीफ मस्ट बी बेस्ड ऑन मोर फॉलोइंग ग्राउंड। 86 से बाबू क्लास में डिटेल में कराया जा चुका है। द क्रेडिट इज अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द इनवॉइसेज और डेबिट नोट इशूड बाय ए सप्लायर हु इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट। तो सप्लायर जो है इज मिसिंग और इज फाउंड नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द प्लेस डिक्लेयर्ड। मतलब वो बस नाम का फेक आईडी क्रिएट करके काम कर रहा है, रियलिटी में कोई बिजनेस कर ही नहीं रहा है, बस एंट्री का ट्रांजेक्शन। द क्रेडिट इज अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इनवॉइसेस और डेबिट नोट विदाउट एक्चुअली रिसीविंग एनी गुड्स और सर्विस। तो सप्लाई हुआ ही नहीं है। The credit is availed by the registered person, the tax in respect of which has not been paid to the government. तो सरकार को टैक्स नहीं मिला है। The registered person claiming the credit is found to be non-existent. Recipient is missing. Invoice is missing. That's it. हमने आईटीसी कर लिया, आधार ऑथेंटिकेशन जितना आपको कराना था हमने करा दिया है, अलग से कुछ नहीं करना है। ये भी करा दिया, 40 लाख वाला नहीं लगेगा। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, वो 30 + 30 + 30, कुछ नहीं पढ़ना आपको, एवरीथिंग हैज बीन डन। टैक्स इनवॉइस 20 रोड वाला हो गया। ई इनवॉइसिंग गवर्नमेंट पे नहीं लगता है, ये भी हमने करा दिया, काट दीजिए, नहीं करना है, नहीं करना है। ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक्ड ओनली रिस्पेक्ट ऑफ आउटर मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय डिफॉल्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन। मैंने एक सेकेंड हेडिंग क्या लिखा है तो देखो ना, कीवर्ड सप्लायर, दैट्स इट। एग्जाम्पल हमने करा दिया, पेमेंट ऑफ टैक्स हमने कर लिया, रिटर्न्स। इसमें भी
कोई एज सच अमेंडमेंट नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। ये अगर आपने एक अटेम्प्ट पहले, अगर आपने मई 22 का भी लेक्चर लिया होगा, सेम पॉइंट है, कुछ भी अमेंडमेंट इसमें नहीं है। बट जिन बच्चों ने मे बी उससे भी पहले लिया है उनका मैं करा देता हूं। जो लेट फी है बाबू, वो क्या बोलता था, सेक्शन 47 डील करता है, उसने ना थोड़ा सा ज्यादा रख दिया था। कैसे रखा था कि सर अगर एनुअल रिटर्न है तब तो बड़ा सिंपल सा है कि सर 100 पर डे और 0.25% ऑफ टर्नओवर, इसमें हम लोअर लेते हैं, और सेम अमाउंट, ये तो मानिए सीजीएसटी एक्ट का है, सेम अमाउंट आपके एसजीएसटी एक्ट में, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बाकी के लिए क्या था, बाकी के लिए जो बाकी जितने भी रिटर्न थे, 100 पर डे और 5,000 विच इज लोअर, और सेम अमाउंट दूसरे वाले एक्ट में भी, जैसे सीजीएसटी का है तो एसजीएसटी में भी। अब लोगों ने बोला कि सर हम लोग तो न्यू रिटर्न फाइल करने वाले हैं, कोरोना में बिजनेस नहीं है, आप इतना पैसा ले रहे हो। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। देखिए, अगर आप नील रिटर्न वाले हो, नील वाले, तो मात्र वैसे तो 100 पर डे, बट मैक्सिमम मात्र 250 रुपया। हाँ, 250 वैसे 500 हो जाएगा, क्योंकि हमें डबल करना होता है सीजीएसटी एक्ट एंड एसजीएसटी एक्ट का, पर एक एक्ट के अंदर मैक्सिमम 250। अगर आप नील रिटर्न वाले नहीं हो, अप टू 1.5 करोड़ वाले हो, तो गवर्नमेंट ने बोला ओके 100 पर डे तो है ही, बट ये मैक्सिमम 250 था, इसको हम बढ़ाकर कर देंगे मैक्सिमम 1000। अगर आप और बड़े हो प्लेयर, अगर आप अप टू 5 करोड़ वाले हो, 5 करोड़, तो 100 पर डे तो है, बट हम ये 1000 को बढ़ाकर मैक्सिमम कर देंगे 2500, और अगर आप इससे भी एक्सीड कर रहे हो तो आपका आएगा मैक्सिमम 5000। तो जो पहले मैक्सिमम 5000 सब पे लगता था, अब उसको 4 भाग में तोड़ दिया गया, नील, अप टू 1.5 करोड़, अप टू 5 करोड़ एंड 5 करोड़ अबव। ऑब्वियसली बिकॉज दोनों एक्ट में देखना होता है, तो ये 2000 हो जाएगा, ये 5000 और ये 10,000। अब ये तो है जीएसटीआर 1 एंड 3B के लिए। अगर मैं जीएसटीआर 4 की बात करूं, जीएसटीआर 4 की, तो वो भी यहीं से निकलेगा। जीएसटीआर 4 तो अप टू 1.5 करोड़ तक ही हो सकता है, तो नील होगा तो 250, और नील से एक्स्ट्रा है तो 1000। देखिए, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B 37 एंड 39, नील है जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B 100 या 250, बट अगेन ये सीजीएसटी एक्ट का है, आप इसे 500 कर सकते हैं मैक्सिमम, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्ट। अगर एग्रीगेट टर्नओवर नील नहीं है, मतलब नील से ज्यादा है, अप टू 1.5 करोड़, ठीक है, टर्नओवर एक्सीडिंग 1.5 करोड़ अप टू 5 करोड़ 2500, और 5 से एक्सीडिंग तो 5000। जो जीएसटीआर 4 है उसमें भी अलग से याद नहीं करना है, नील है तो 250, और नॉट नील है तो मैक्सिमम तो जीएसटीआर 4 1.5 करोड़ वाले का ही होता है, 1000। बाकी जितने बच गए उसमें वो जो पुराना वाला था, ये तो जीएसटीआर 9 तो वैसे भी सेम ही रहा 0.25%। जो जीएसटीआर 5 है या जीएसटीआर 10 है, फाइनल रिटर्न 100 पर डे और 5000, इधर ध्यान दे दीजिएगा। एंड लास्ट एकदम बच्चे वाला कॉन्सेप्ट है कि सर अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड करता है ना, तो हमने क्लास में कराया हुआ, ये अलग से नहीं है कुछ, जो आपका एनुअल रिटर्न है उसका टर्नओवर, और जो आपने ऑडिटेड एनुअल अकाउंट बनाया है उसका टर्नओवर, इसके बीच में आपको एक रिकंसिलिएशन देना होता है। ये कब होता है? जब आपका 5 करोड़ से टर्नओवर एक्सीड करेगा तब।
अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से सीट करता है तो एनुअल रिटर्न जो आपका है एंड जो आपका ऑडिटेड एनुअल अकाउंट है, उन दोनों को टर्नओवर को रिकंसाइल करना होता है। और ये रिकंसाइल को पहले सीए या सीएमए से सर्टिफाई कराना होता था, अब जरूरत नहीं है, अब ये सेल्फ सर्टिफाई हो जाता है। पहले किसी सीए से कराना होता था, अब अमेंडमेंट नंबर सी है, द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन जीएसटी 9C नीड्स टू बी सेल्फ सर्टिफाइड रादर देन मैंडेटरी सर्टिफिकेशन बाय सीए या सीएमए। ये सब क्लास में कराया हुआ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसाइलिंग द वैल्यू सप्लाइड डिक्लेयर्ड इन द एनुअल रिटर्न। तो आपने एनुअल रिटर्न में जो आपने अपना टर्नओवर या वैल्यू सप्लाई बनाया था विद द ऑडिटेड एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट में जो एनुअल रिटर्न के साथ आपने डाला, उसके लिए आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चाहिए। वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पहले आपको मैंडेटरी सीए या सीएमए से साइन कराना था, अब उसे सेल्फ सर्टिफाई आप कर सकते हैं। सीए भाई लोग में इसको लेकर थोड़ा सा गुस्सा और उदासी भी थी, क्योंकि कुछ पैसे इससे भी आते थे, वो काम कम हो गया। और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसका वैसे सीएजी ऑडिट कर रहा है, तो उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। रिटर्न में ये ना बहुत कॉम्प्लेक्स दिया इन्होंने, बाप रे बाप। चीजों को सिंप्लीफाई करने के चक्कर में भाई लोगों ने और कॉम्प्लेक्स कर दिया है। जो मैंने चार्ट दिया है वो ज्यादा सिंपल है, ज्यादा आसान है, ठीक है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये 5 करोड़ प्लस वाले को चाहिए होता है। अब ये पहले ऑडिटेड या सर्टिफाइड होता था स्पेसिफाइड प्रोफेशन से, अब वो नहीं है, अब आपको सेल्फ सर्टिफाई करना होता है, दैट्स इट। और ये सब की जरूरत गवर्नमेंट को नहीं है, क्यों? क्योंकि उनका तो सीजी से वैसे ही ऑडिट हो रहा है। तो ये सब बातें मैंने अपने नोट्स में एकदम सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है। एग्जाम के लिए इतना ही काफी है, एमसीक्यू आएगा तो आएगा, दैट्स इट। इसी साथ आपका ये अमेंडमेंट सारा समाप्त हो गया। आपके जितने भी इंस्टीट्यूट के थे हमने वो सारा करा दिया, कुछ भी ऐसे बचा नहीं है। इनकम टैक्स का भी हम लोग करा देंगे 1 हफ्ते के अंदर। साथ ही साथ अभी एक बहुत मेजर डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपने अभी तक, आपको लगता है कॉन्सेप्ट वगैरह में कुछ दिक्कत है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। या सिस्टम का फास्ट ट्रैक 2500 में एंड टैक्स का भी फास्ट ट्रैक 2500 में 2 दिन के लिए वैलिड है। बट अगर आप थोड़ा लेट भी देख रहे हैं, आप एक बार ऑफिस कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। हर बार अमेंडमेंट आता है बाबू, भगवान करे अगला अमेंडमेंट आप सीधे सीए फाइनल का करें। हो गया सीए इंटर, कितना करोगे बाबू? हो गया। एक बार पढ़िए, तमीज से पढ़िए, पूरी जोश और खरोश के साथ पढ़िए, रूटीन बनाइए, टारगेट बनाइए। कैसे पढ़ना है इसके लिए मैंने वीडियो डाला था कुछ दिन पहले, उसको देख लीजिए। आरएलआर, बूस्टर आवर्स, ये सब हमने एक्सप्लेन किया है। आप देखिएगा वीडियो लिस्ट में एक आएगा हाउ टू रिवाइज, उसको आप रेफर कीजिएगा, बहुत फायदा होगा। अमेंडमेंट इस बार ज्यादा नहीं है, तमीज से पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ जो फ्री लेक्चर्स हमारे हैं या जो फ्री कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा हमारे उस पे, क्या नाम है, ऐप पे। ऐप के अंदर आप जाकर आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड ऐप कीजिएगा। इसके अंदर एक तो फ्री स्टडी मटेरियल है, वहां पे आपको कुछ क्वेश्चन बैंक वगैरह मिल जाएंगे, और ये तो फ्री वाला है। और एक स्टोर के अंदर एक अलग से कोर्स बना हुआ है फ्री कंटेंट के नाम से, जो डाउनलोड तो नहीं होगा, बट वहां पे आप सारे के सारे 40 नोट्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। लिंक बाबू डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए एंड आई विल रिप्लाई। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।